मोदी आकर बड़ा बड़ा भाषण देकर गए। महाराष्ट्र में 2023 में सबसे ज्यादा हेट स्पीचेस महाराष्ट्र में हुए। फिर महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा लोग दंगों में पकड़े गए 2022 में। महाराष्ट्र का बजट आप देख लो, एग्रीकल्चर में 15% कम कर दिया गया, सेहत और फैमिली वेलफेयर में 9% कम कर दिया गया, शहरी विकास अर्बन डेवलपमेंट में 27% कम कर दिया गया। और उसका नतीजा क्या निकला कि यहां पर पीने का पानी नहीं है। औरंगाबाद, मोदी जी आएंगे औरंगाबाद को तो नरेंद्र मोदी अपने हेलीकॉप्टर को जहां ये कचरा डाल रहे ना वहां उतारना। तुम वहां अपने हेलीकॉप्टर को उतार के बगैर नाक को हाथ लगाए मोदी जी आप आना यहां पे। यहां बैठे तो बो आ रही है और बोल रहे हम सब चीज कर दिए, हम आसमान से तारे तोड़ के लाए, कुछ नहीं हुआ। फिर आप देखिए SC ST OBC माइनॉरिटी के बजट को कम कर दिया गया। और आपको मालूम हर साल महाराष्ट्र में करीब 60,000 करोड़ रुपए खाली इंटरेस्ट पर जो पैसा दिया जाता है वो महाराष्ट्र की सरकार देती है। जो कर्जा लिया गया करीब 60,000 करोड़ सालाना दिए जाते हैं। अच्छा, ये शिंदे बोल रहे मैं लाडली बहना दिया, अच्छा किए, जेब से दिए, घर का पैसा है तुम्हारे, पब्लिक का पैसा है। जिसको मिला बहुत अच्छा है, जिसको मिला मिलके भी आप किसको बटन दबाएंगे? हमारी मां और बहनें भी ऊपर बैठी हुई हैं। अगर आपको मिले 1500 रुपये तो बोलना थैंक यू बट वील वोट फॉर MIM ओनली। इन्होंने अपने जेब से दे रहे क्या? 60 साल से नाइंसाफी करे, मिला अच्छा है और मिलना था। अच्छा, अब ये मैं सुना के बाद लोग बांट रहे भी मिठाई, ए तो आना चलना, ये मेरे पद यात्रा में चल। अच्छा, कोई टून भी है तो बोले तो आके बैठ मेरे जलसे में, तेरे को इतने पैसे लो, मिठाई खाओ। इनका ने बहुत आया मोदी के पास से, मिठाई खाओ बोल रहा हूं मैं। अब मिठाई गुलाब जामुन भी हो सकती, जो जो दे रहे खाओ, छोड़ो मत, यही मौका है खींचने का। फिर आप देखो माइनॉरिटी का बजट सिर्फ 975 करोड़। अब ये लोग बोलते अरे मंजलिस के साथ जीत गए तो क्या कर लिए रे तेलंगाना में, क्या कर लिए वहां तेलंगाना में? यहां पर महाराष्ट्र का वजारत अखिलती बहबूद मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी का बजट 975 करोड़ रुपये, तेलंगाना में 3000 करोड़ रुपये। ये ताकत होती है, सियासी ताकत, ये कमजोर नहीं समझ पाएंगे। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर जो हॉस्टल बनाना था हमारी बच्चियों के लिए शहरों में, उसमें भी शिंदे पैसे कम कर दिए। तो ये महाराष्ट्र में हो रहा है। अच्छा मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि इस शहर में कोई काम नहीं हुआ। 22 साल MP थे खैरे साहब, कुछ नहीं करते थे। और फिर इम्तियाज जलील को हराने में सबसे बड़ा रोल ये जो अपने आप को सेक्युलर बोलते हैं उन लोगों का रहा। वोट कितना लिए वो लोग? ये वायरस फैलाने वाले आए थे उस वक्त भी, अरे इन्हें एक जीता तो क्या होता। मेरे भाई, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर आज इम्तियाज जलील मेरे साथ भारत की पार्लियामेंट में होता तो वक्फ बिल को पास करने में मोदी को बड़ी मुश्किल पेश आती। अगर अख्तरुल ईमान कामयाब हो जाते किशनगंज से तो वक्फ बिल लाया नहीं जाता था पार्लियामेंट में। मैं आपसे हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूं कि मुझे आपने अकेला कर दिया भारत की लोकसभा में, मगर खुदा के लिए महाराष्ट्र की विधानसभा में आपको नासिर सिद्दीकी को और इम्तियाज जलील को यहां से कामयाब करके भिजाना है।
ठीक है, मैं अकेला पहले भी था, अल्लाह ने मेरी मदद की और आज भी अल्लाह इंशाअल्लाह आपकी दुआओं के तौफैल मदद करता रहेगा। मगर मेरे भाई, जमात की आवाज, आपके शहर की आवाज कौन हो सकता, मेरे को बताओ? जो कचरे का ढेर लगा दिया रसूल में, जो पीने के पानी के लिए वो लोगों को तरसाते हैं, जो हम महले जात में गंदगी को फैला दिया गया। इम्तियाज जलील कोर्ट को गया दवाखानों में भर्ती करने के लिए, कामयाब हुआ। इम्तियाज जलील औरंगाबाद के गरीबों के पीएमएवाई के घरों के लिए कोर्ट को गया। क्या मुसलमानों के लिए गया? नहीं, औरंगाबाद के गरीबों के लिए इम्तियाज जलील गया था। ये लोग आपके सामने कुछ नहीं करेंगे। फिर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 20 साल के बाद एक एमपी जीत कर आया। इन तमाम कमजोरों ने मिलकर इम्तियाज जलील को शिकस्त दी। इनका एक ही मकसद है, नासिर नहीं जीतना, इम्तियाज नहीं जीतना, कोई और जीत जाए। मेरे भाई याद रखो, महाराष्ट्र की विधानसभा में आपकी आवाज नासिर सिद्दीकी हो सकता है, कोई और नहीं हो सकता है। इससे इम्तियाज जलील कामयाब होगा तो गरीबों की आवाज इम्तियाज जलील होगा। फिर आप देखते हैं कि भारत के प्राइम मिनिस्टर ने आज बोला, मोदी ने बोला, एक है तो सेफ है, एक है तो सेफ है। ये मीडिया वाले मेरे पीछे आ गए दोपहर में, इन भाई देखो जिनके सर पे कम बाल है मगर अपने भाई है। आई लव यू, मैं पूरों से मोहब्बत करता हूं। तो उन्होंने बोले, अरे बोलो ना भाई, उन्होंने बोले। मैं बोला शाम में, इस उम्मीद पर बोल रहा हूं कि बाद में नान खलिया आप खिलाएंगे मेरे को। मोदी बोले एक है तो सेफ है। अब इसका जवाब क्या है मंजलिस की तरफ से, असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से? मोदी जी सुनो, अनेक है तो अखंड है। मोदी क्या बोल रहे? एक है तो सेफ है। मंजलिस क्या बोल रही? मोदी अनेक है तो अखंड है। भारत में अनेक लोग हैं, मराठा है, दलित है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, ईसाई है, ओबीसी है, तमिलियन है, पंजाबी है, तेलंगाना का है, तेलुगु बोलने वाला है, अरे अनेक है। तो भारत अखंड है। मोदी क्या बोल रहे? एक हो जाओ। कैसा होंगे बाबा? कोई अपने कल्चर को छोड़ेगा, कोई अपनी गुजराती तहजीब को छोड़ेगा। तो मोदी चाहते क्या है कि सब भारत की डाइवर्सिटी खत्म हो जाए। ये एक का मतलब ये है। मंजलिस क्या बोल रही? हम अनेक हैं तो अखंड हैं। मोदी एक करना चाहते हैं, आरएसएस एक करना चाहती है। और मैं मोदी को जवाब दे रहा हूं, इंसाफ है तो इंडिया सेफ है, इंसाफ है तो इंडिया सेफ है, संविधान है तो सम्मान है, अंबेडकर जिंदा है तो गोडसे मुर्दा है। और फिर मोदी बोले एक है तो सेफ है। जितने छत्रपति शिवाजी महाराज को सच्चे मानने वाले हैं तो मोहब्बत है, तो मोहब्बत है। और मोदी बोल रहे एक है तो सेफ है। तो मोदी क्या कर रहे महाराष्ट्र के चुनाव में? मोदी एक काम कर रहे हैं कि मराठा वर्सेस ओबीसी कर रहे हैं। मोदी क्या करना चाहते हैं? मैं हमारे ओबीसी भाइयों को बोल रहा हूं कि इसकी साजिश में मत आओ आप। ये एक की बात कर रहा है, हम अनेक की बात कर रहे हैं। ये लड़ाना चाहते हैं, एक के नाम पर सबको लड़ाना चाहते हैं। आप इनकी साजिशों में मत आओ। अच्छा मोदी जी ये तो बताओ, एक है तो सेफ है, तो आपने क्यों कहा था 2024 के पार्लियामेंट के इलेक्शन में राजस्थान में आपने हिंदू बहनों से कहा था कि आपका मंगलसूत्र निकाल कर मुस्लिम औरतों को दे दिया जाएगा? और आप आज महाराष्ट्र में आके बोल रहे एक है तो सेफ है। फिर मोदी ने कहा
आपकी भैंस को लेकर मुसलमानों को भैंस दे दिया जाएगा। मोदी ने कहा था कपड़े देखकर पहचानो, अगर एक है तो सेफ है। तो बताओ मोदी, आपके घर से चंद मिनट के फासले पर दिल्ली की सड़कों पर किसका खून बह रहा था, किसको बेघर कर दिया गया था, इसका बात नहीं करेंगे। और फिर मोदी बोलते हैं एक है तो सेफ है। मोदी जी, वो इतने 4 साल से चीन जो कब्जा करके बैठा हुआ है, तो अब कल से भाजपा वाले बोलेंगे ए ओवैसी क्या बोल रहा है, डेप्सांग डेमचाक पोंगसांग सू में चीन पीछे हट गया। चीन पीछे हट गया, अब वहां पे बर्फ है, 25 पेट्रोलिंग पॉइंट पे हम नहीं जा सकते। मैंने नहीं कहा, लद्दाख की एसपी ने कहा, मोहतरमा ने कहा, तुमने डेमचाक डेमसांग में बफर जोन बना दिए। क्यों बनाए तुम बफर जोन? किसी के बाप की जमीन नहीं, भारत की जमीन है वो। तुमने डेमसाक डेमचाक लद्दाख का नाम लेकर तुमने चाइना को अरुणाचल प्रदेश में यांगजी में वहां पर पेट्रोलिंग राइट्स दे दिए। कहां अरुणाचल, कहां लद्दाख। और इसी पार्लियामेंट में राजनाथ सिंह ने खड़े होकर अरुणाचल प्रदेश के यांगसी के बारे में कहा था, चाइना यूनिलैटरली हमारे बॉर्डर को बदलना चाहता है। आज मोदी चाइना को अरुणाचल प्रदेश में पेट्रोलिंग के राइट्स दे दिए। और फिर मोदी क्या समझते कि जो मेरे को मान लिया उन्हें देशभक्त है, जो नहीं माना उन्हें देशभक्त नहीं है। मैं आपको नहीं मानता मोदी जी, क्या करेंगे आप? मैं देशभक्त हूं, मैं नहीं मानता तुम्हारे को, मैं तुम्हारी आइडियोलॉजी को नहीं मानता। मैं तुम्हारे साथ जब तक जिंदा हूं तुम्हारे से खिलाफ लड़ता था, लड़ता रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। मैं नहीं मानता तुम्हारी आइडियोलॉजी को जो लोगों के दिलों को तोड़ती है। मैं नहीं मानता तुम्हारी आइडियोलॉजी को जो लोगों की नफरत की दीवारों को उठाती है। मैं नहीं मानता तुम्हारी सोच और फिक्र को जो भारत को कमजोर करना चाहती। मगर मोदी क्या बोलते, मेरी तारीफ करो, तुम देशभक्त हो। और बाय द वे, चाइना मोदी का दोस्त हो चुका है आजकल। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आज नासर के खिलाफ भी कैंडिडेट है। कौन है उन्होंने? क्या शिवसेना वाले उद्धव ठाकरे, सॉरी 2 शिवसेना हो गए, दोनों मिलके घी चाट रहे। एक घी खा लिए, एक चाट रहे। किसने CAA बिल की तायीद की थी पार्लियामेंट में? किसने NRC की तायीद की थी? किसने ट्रिपल तलाक की तायीद की थी? किसने UAPA के कानून की तायीद की थी? किसने, जब वक्फ बिल पेश हुआ तो उद्धव ठाकरे के MP नहीं थे लोकसभा में, मैं देखा हूं। कोई उद्धव ठाकरे के MP नहीं थे लोकसभा में, पूरे बाहर चले गए। जब वक्फ का बिल पेश हुआ तो कौन लड़ रहा था? उस वक्फ के कानून के इंट्रोडक्शन पर असदुद्दीन ओवैसी अकेले लड़ रहा था। और मैं आपको आज दिल की बात बता रहा हूं, मुझे माफ कर देना औरंगाबाद के गयूर लोगों, मैं जब अकेला खड़े होकर उसके इंट्रोडक्शन के खिलाफ लड़ रहा था तो 2-2 बार मेरी जबान से निकल गया, इम्तियाज मियां उठो, इम्तियाज मियां उठो, मगर इम्तियाज मियां यहां बैठे थे। मेरे भाई, ये वक्फ का कानून मस्जिदों को छीन लेगा अगर यह कानून बनता है। यह कानून बनता है तो दरगाहों को छीन लेगा, ईदगाह की जमीन को छीन लेगा, कब्रिस्तानों को छीन लेगा। इतना गंदा बिल है बनाया गया। बताओ, अगर तुम्हारी आवाज होती भारत की पार्लियामेंट में, इम्तियाज अख्तर अली मान अगर कामयाब हो जाते, किसका फायदा होता? आपका होता, संविधान का होता, जमहूरियत का होता। मगर ये कोविड का वायरस फैलाने वाले हमारी सफों में निफाक पैदा कर दिए। इस तरह का वक्फ का बिल पेश किया गया भारत की पार्लियामेंट में। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस कानून के खिलाफ हमको और आपको खड़े होना है। और मुझे यकीन है कि अगर ये बिल
हुकूमत नरेंद्र मोदी लेकर आएगी, तो एक बात तो यकीन के साथ कहूंगा मैं, जो एहतजाज CAA में हुआ उससे डबल एहतजाज पूरे भारत में होगा। सुन लो नरेंद्र मोदी, इंशाअल्लाह ताला। ये बिल को हम नहीं मानते, ये बिल हमारी मस्जिदों को छीनना चाहेगा। अगर ये महाराष्ट्र में कौन विधानसभा में खड़े होकर ये 100 लोग बोलेंगे? अगर ये कानून की तस्दीक कराने के लिए इस कानून के खिलाफ अगर कोई आवाज उठाएगा तो ये लोग उठाएंगे? ये उद्धव ठाकरे, शिंदे, बीजेपी, इनके पैसों पर बिकने वाले लोग जो जमीर बेच रहे हैं, अरे तुम औरंगाबाद को कमजोर कर रहे हो। कौन उसके खिलाफ महाराष्ट्र की विधानसभा में आवाज उठाएगा? नासिर सिद्दीकी खड़ा हो जाएगा, इम्तियाज जलील खड़ा हो जाएगा, फारूक शाह खड़ा हो जाएगा, मुफ्ती इस्माइल खड़े हो जाएंगे, वारिस पठान खड़ा हो जाएगा, फैयाज खड़ा हो जाएगा। मेरे भाई, आवाज की जरूरत है, लड़ने वालों की जरूरत है। आपको फर्क महसूस करना है, एक लड़ने वाले की तरफ से और एक गाने वाले की तरफ से। ये सब गाने वाले हैं, इनको हुक्म होगा ऐसे राग में गा, बोलो ओवैसी के खिलाफ, तबलचियां शुरू हो गए, हारमोनियम लेके ओवैसी ये ओवैसी वो। मेरे भाई, लड़ने वालों की जरूरत है और यही वजह है कि RSS नहीं चाहती कि यहां से नासिर सिद्दीकी और इम्तियाज जलील कामयाब हो जाए। याद रखो, टीपू सुल्तान से गद्दारी करने वाले कौन थे? गद्दारी करने वाले बोलो, कौन थे गद्दारी करने वाले टीपू सुल्तान से? तुम्हारी जबानों को जुम्बिश दो और बोलो, कौन थे? सिराजुद्दौला को धोखा देने वाले कौन थे? करबला के मैदान में इमाम हुसैन के खिलाफ नमाज भी पढ़ते थे और पानी भी बंद करते थे, कौन थे वो लोग? मेरे भाई, तारीख तुमको पुकार पुकार कर कह रही है कि एक पार्लियामेंट के इलेक्शन में इन जालिमों ने हमको डसा, अब असेंबली के इंतखाबात में इनको डसने मत दो। अपने इत्तेहाद को मजबूत बनाओ। मजलिस कभी किसी मजहब के खिलाफ ना थी, ना कभी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। जब तक अल्लाह सुब्हानहू ताला असदुद्दीन ओवैसी को मजलिस का एक सिपाही और जिम्मेदारी के तौर पर रखेगा, मैं किसी भी समुदाय का खिलाफ नहीं हूं। मैं तो दुनिया के कोने कोने में जाकर कहता हूं कि मेरा देश ऐसा है जहां पर हर 100 किलोमीटर पर अलग तहजीब है। मेरा देश वो है जहां पर हजारों तहजीबें, कई मजाहिब के मानने वाले रहते हैं। मेरा एक ही झगड़ा है, जब सबका नेता हो सकता है तो मेरा नेता क्यों नहीं हो सकता? जब सबका आवाज हो सकती है तो मेरी आवाज क्यों नहीं हो सकती? जब सब समुदाय अपने अपने लोगों को अलग करते हैं तो मैं अपनी पार्टी के नुमाइंदों को क्यों अलग नहीं कर सकता? मेरा झगड़ा एक ही है और मैं आपसे अपील करने आया हूं कि वक्फ बिल आपके सामने है। आपने देख लिया कि एक शिंदे की पार्टी में एक शख्स है जिसने कहा कि मस्जिद में घुस के हम मारेंगे। मेरे भाई बताओ, आप कोई लड़ने वाला ही नहीं है। अब अगर इम्तियाज, नासिर सिद्दीकी, मुफ्ती इस्माइल साहब और फारूक शाह के साथ वारिस पठान और फैयाज ये लोग चले जाएंगे, हमारी दलित कैंडिडेट भी नागपुर में है, ये हमारे मजलिस के लोग जीत के जाएंगे, तो इसको बोलने से पहले सोचना पड़ेगा कि मस्जिद में घुस के मारेंगे। मोदी जी बोलो, इसके ऊपर तुम क्या बोलते? एक है तो सेफ है। अरे ये तुम्हारी पार्टी में है तो सेफ है। तुम्हारी पार्टी का सत्ता महाराष्ट्र में नहीं होगी तो तुम्हारे तमाम के तमाम लोग जो नफरत फैला रहे ये अनसेफ हो जाएंगे। कानून के एतबार से, लीगली कानून इनको ऊपर काम करेगा। मगर शिंदे ने उस शख्स के साथ खड़े होकर कह दिया कि मैं इनके साथ हूं
जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने एक एक वोट को इस्तेमाल करिए। आप मजलिस के हक में बटन दबाइए। ये लोग जो खड़े हैं ना, जीतना इनका मकसद नहीं है, हराना इनका मकसद है। ये जानते हैं कि जीतने वाला इम्तियाज जलील है, जीतने वाला नासिर सिद्दीकी है। ये आपके इत्तेहाद के दुश्मन है। और ये जो बीजेपी, शिंदे, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के जितने उम्मीदवार है, बताओ तुमने औरंगाबाद के लिए क्या किया? तुम्हारे पास सत्ता थी, तुम पीने का पानी का मसला हल नहीं कर सके। यहां पर रोडें क्या हैं बताओ? इम्तियाज जलील ने अपने सालाना एमपी फंड से जो काम करवा सकते थे, काम को करवा दिया। मगर मेरी आप तमाम से अपील है कि मुत्तहदा अपने वोटों का इस्तेमाल करिए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। 20 तारीख के दिन सुबह में अपने घरों से निकलिए। नासिर सिद्दीकी का नाम मशीन में 12वें नंबर पर है, इम्तियाज जलील का नाम 6ठे नंबर पर है। और ये समझ कर वोट डालिए कि आप पार्टी को कामयाब कर रहे हैं, शख्सियतों को कामयाब नहीं कर रहे हैं। मजलिस इनफरादियत को प्रमोट नहीं करती, मजलिस शख्सियत को प्रमोट नहीं करती। अरे मैं आज जिंदा हूं, कल नहीं रहूंगा, ये हक है, मैं नहीं रहूंगा। तो क्या मजलिस खत्म हो जाएगी? लाखों बार खुदा ना खास्ता, मजलिस रहेगी तुम्हारी वजह से। तुम लीडर बनोगे, तुम कायद बनोगे, तुम रहबरी करोगे, तुम भारत की पार्लियामेंट में लड़ोगे संविधान के दायरे में रहकर। तुम गरीबों की आवाज बनोगे, तुम मजहब की आवाज नहीं बनोगे, तुम गरीबों की आवाज बनोगे। ये मेरा ख्वाब है। इस ख्वाब को आपको जिंदा रखना है। अगर आप और हम, खुदा ना खास्ता जो गलती हमसे पार्लियामेंट इलेक्शन में हुई, जिसकी बुनियाद पर हमारी कोई आवाज आज पार्लियामेंट में नहीं है, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि इन लोगों की कोशिशें होंगी। 15 नवंबर से ये इबलीस के एजेंट शुरू हो जाएंगे, कोविड फैलाएंगे। इन्हों सत्ता में आते क्या, इन्हों जीतते क्या, उन्हें वो होता क्या? मैं इन लोगों से कह रहा हूं, मैं अपनी जिंदगी के फैसले इस बुनियाद पर लिया हूं कि अल्लाह की जात पर अटूट तवक्कल करता हूं। मेरी नीयत में इखलास होता है और उसके बाद हम फैसला ले लेते हैं। तुम अगर दिल और दिमाग से पूछोगे तो तुम्हारा दिमाग बोलेगा 1 + 1 = 2, दिल बोलेगा 1 + 0 = 100। कूद जा प्यारे आग में, डरने की क्या बात है। याद रखो, अपने दिल की आवाज पर फैसला करो, अपनी जिंदा जमीर पर फैसला करो। हराओ बीजेपी को, हराओ मोदी को, हराओ शिंदे को, इन तमाम पार्टीज को हराओ। अगर मजलिस के एमएलए जीत कर जाएंगे, अगर मजलिस के एमएलए जीत कर जाएंगे महाराष्ट्र की विधानसभा में, तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे वादा कर रहा हूं, हम सेकुलरिज्म को मजबूत करते थे, सेकुलरिज्म को ही मजबूत करेंगे इंशाअल्लाह ताला। कल कहां जलसा है? कल गंजे शहीदा में है। मीडिया वालों को भी रिक्वेस्ट करूंगा, कल आओ ना प्लीज। कल भड़काऊ भाषण होगा। हाँ, अब चला देना तुम। ओवैसी सेड दिस, ब्रेकिंग न्यूज। कल जरा आ जाओ भाई, आप भी आएंगे ना? कल आएंगे ना? साथ है ना आप लोग? तो 20 तारीख को आसमानों पे क्या दिखेगा और कैसा दिखेगा? ऐसा डाल के जीप 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 पूरा सबको काट देने का। अरे अभी नो बोलेंगे, अम्मा ऐसा बोले, पतंग बोल रहा हूं मैं। ये तो मीडिया वाले बोलेंगे ओ ऐसा काट। नो नो, पतंग, पतंग का निशान है। तो आपसे अपील है कि 20 तारीख को आपके इलाकों में सिर्फ आसमानों पर क्या नजर आएगा? क्या नजर आएगा? पतंग को वोट देंगे।